नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर रांची में नई सुविधाओं को लेकर है। राजधानी रांची में सदर अस्पताल के नए भवन का शुभारंभ मंगलवार को कर दिया गया है। करीब 15 वर्ष बाद सदर अस्पताल में 520 बेड का नया भवन में आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। आपको बता दूं, अस्पताल के शुभारंभ में न ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे, न ही सांसद संजय सेठ और न ही विधायक सीपी सिंह पहुंचे। इन सभी का इंतजार होता रहा, लेकिन जब ये माननीय नहीं पहुंचे तो सिविल सर्जन ने खुद ही अस्पताल का शुभारंभ कर दिया। मालूम हो कि नए भवन का उद्घाटन ऑनलाइन मुख्यमंत्री ने 23 जनवरी को कर दिया था, लेकिन स्टाफ के अभाव में अस्पताल शुरू नहीं हो पाया था। अभी 450 स्टाफ की बहाली आउटडोर से की गई है और अस्पताल को शुरू कर दिया गया है। नए भवन बनने के बाद अस्पताल में आने वाले लोगों को राहत होगी, क्योंकि पहले जगह की कमी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सिविल सर्जन ने बताया कि नए भवन में सभी नई सेवाएं मौजूद होगी और उनकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। नए भवन में इमरजेंसी ओपीडी के साथ साथ मॉड्यूलर ओटी और ओटी की भी व्यवस्था होगी। इमरजेंसी में हर समय ब्लड टेस्ट सेंटर और नए 3 ओपीडी की शुरुआत की जाएगी। यह नया परिसर इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से युक्त है। बताया गया कि 520 बेड पर इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसकी जिम्मेदारी 500 स्टाफ के ऊपर होगा। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद और स्थानीय विधायक को आमंत्रण भेजा गया था। करीब 2 महीने पहले ही इमरजेंसी सहित सेंट्रल लेबोरेटरी को पहले ही यहां शिफ्ट किया जा चुका है। सदर अस्पताल में बहुत जल्द व्यवस्था बदला हुआ दिखेगा। अस्पताल में उपचार कराने आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। विभिन्न रोगों से संबंधित विभाग और डॉक्टर की खोज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर पर ही मरीजों को ओपीडी की सुविधा मिलेगी। 16 बेड का मॉडर्न इमरजेंसी वार्ड निचले तल्ले पर ही शुरू किया गया है। वहीं यह एनसीडी विभाग में मरीजों को अंतिम समय में राहत देने वाला पैलिएटिव केयर की सुविधा को भी पहली बार शुरू किया जा रहा है। ओपीडी में मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक, मनोचिकित्सा, स्किन, ऑर्थो, एनसीडी, कैंसर स्क्रीनिंग, कार्डियोलॉजी और डायबिटीज कंट्रोल और हेमाटोलॉजी विभाग में मरीजों का उपचार की सुविधा मिलेगी। 1 अप्रैल से कार्डियोलॉजी, हेमाटोलॉजी और जेनेटिक्स विभाग के चिकित्सक मरीज को परामर्श देंगे। वहीं टीएमटी, इको और ईसीजी की सुविधा भी 24 घंटे मिलेगी। साफ सफाई के बाद शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की भी बेहतर व्यवस्था होगी। एसएनसीयू महिला वार्ड, डायलिसिस एवं पैथोलॉजिकल जांच की सेवा और बेहतर बनाया गया है। अस्पताल में सुरक्षाकर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर भी विशेष तैयारी की गई है। सरकारी एम्बुलेंस के लिए ओपीडी के सामने पार्किंग हुई। सदर अस्पताल के मुख्य द्वार को भी आकर्षक बनाया गया है, ताकि सदर अस्पताल आने वाले मरीजों को सदर अस्पताल खोजने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अगली खबर भाजपा विधायक को लेकर है। अमूमन राजनीति में पक्ष विपक्ष के बीच गलाकट प्रतियोगिता देखने को मिलती है, लेकिन कोई पक्ष एक दूसरे को कमजोर करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। मानवीय आधार पर फैसले कम ही होते हैं, जैसा राज्य में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान देखने को मिला। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की पहल और तत्परता से सिंदरी के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो की सदस्यता निरस्त होने से बच गई। विधायक कोरोना से संक्रमित होने के कारण लंबे अरसे से बीमार हैं। उनका इलाज हैदराबाद में चल रहा है। वे विधानसभा की बैठकों में लगातार अनुपस्थित हैं। संवैधानिक प्राविधान के मुताबिक लगातार 60 बैठकों तक अनुपस्थित होने पर सदस्यता को रद्द करने का प्राविधान है। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक महतो 52 बैठकों से अनुपस्थित हैं। अगले मानसून सत्र में इनकी सदस्यता निरस्त हो जाती, वे अयोग्य करार दिए जाते हैं। ऐसे में स्पीकर ने मानवीय आधार पर अपने स्तर से पहल की। इस संबंध में उन्होंने नेता सदन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विश्वास में लिया। वे तुरंत तैयार हो गए। इसके बाद विधानसभा में उनकी अनुपस्थिति को क्षम्य करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। यह झारखंड का पहला दृष्टांत है जब विधानसभा में किसी सदस्यता की अनुपस्थिति क्षमा करने का प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में ऐसे दृष्टांत पहले नहीं आए हैं, ये पहली बार आया है। संविधान के अनुच्छेद 190(4) में इस संबंध में दिशा निर्देश है। यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है। सदन में अगर किसी विधायक ने इसका विरोध किया तो मत विभाजन की नौबत आ जाती है। ऐसे में संख्या बल के आधार पर भाजपा विधायक की सदस्यता खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन पक्ष विपक्ष के सारे विधायकों ने एक स्वर में इंद्रजीत महतो की अनुपस्थिति को क्षम्य करने का, यानी कि उन्हें क्षमा करने की संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया। यहाँ पे पक्ष विपक्ष में लड़ाई नहीं, एकरूपता देखने को मिली। एक दूसरे का समर्थन करके उनका सीट बचाया।
विधानसभा सचिवालय में सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो के इलाज में भी पूरी तत्परता दिखाई गई है। अभी तक उनके इलाज के लिए डेढ़ लगभग 1,30,00,000 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि दिया जा चुका है। धनबाद की पूर्व जिला परिषद सदस्य व सिंदरी के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी ने बताया कि विधायक की हालत में अभी पहले की अपेक्षा सुधार है। 2 वर्षों से वह हैदराबाद स्थित HCAH सुविधावस्थ न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती हैं। विधायक अभी मुंह से आहार ले रहे हैं, वे बोल नहीं पाते हैं, इशारों में जवाब देते हैं। डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की देखरेख में उन्हें सहारा देकर चलाया जाता है। उन्हें नियमित फिजियोथेरेपी दी जा रही है। कोरोना ने उनके तंत्रिका तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है और सुधार धीरे धीरे हो रहा है। उनकी चिकित्सा में लगे डॉक्टरों का कहना है कि वे जल्द पूरी तरह स्वस्थ होंगे। अगली खबर देवघर से है। जसीडीह पुलिस ने मंगलवार को जसीडीह क्षेत्र के सारासनी गांव में दड़वा रेलवे पुल के नीचे रेलवे लाइन पर 2 युवकों के शव बरामद किए। पुलिस का मानना है कि संभवतः दोनों युवक पुल पार कर रहे हो तभी किसी ट्रेन की चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार अपने अपने घर से 4 युवक काम की तलाश में बाहर जा रहे थे, जिनमें से एक शव जसीडीह झाझा रेल ट्रैक पर डाउन लाइन में बीच पोल संख्या 425/34 के पास मिला। दूसरा शव अप लाइन पर पुल के नीचे मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि जसीडीह रेल थाने की पुलिस को सूचना दे दी गई थी कि दड़वा रेलवे पुल के नीचे 2 अज्ञात युवकों का लाश पड़ा है। आरपीएफ ने मौके पर जाकर जांच के बाद जसीडीह थाने को सूचित किया। जसीडीह थाना प्रभारी जिशान अख्तर, एसआई अमित कुमार मौके पर गए और पुलिस ने मरने वाले एक युवक की जेब से एक कागज भी बरामद किया। इस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो पता चला कि शव बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के तारापुरा गांव के 25 साल के रिंकू खैरा का है। दूसरा शव इसी जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र के बाड़ाटाड़ निवासी टिंकू कुमार का है। रिंकू के पिता रामेश्वरम ने बताया कि 5 साल पहले उसके बेटे की शादी बाड़ाटाड़ गांव की पार्वती देवी से हुई थी। रिंकू शादी के बाद से ससुराल में रहकर मजदूरी कर जीवन यापन करता था। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले बाड़ाटाड़ के 3 युवकों के साथ मिला था। उसने बताया कि वे लोग बाहर काम करने जा रहे थे। 2 के शव मिल गए और 2 अन्य कहाँ हैं उनका पुलिस अभी पता कर रही है। उनका मोबाइल भी बंद बताया जा रहा है। पुलिस अब उन दोनों युवकों के बारे में पता कर रही है। उनके सामने आने वाली स्थिति पर और स्पष्ट हो सकेगी बात। इधर शव के कारण डाउन लाइन पर 8:30 यानी कि 8:50 से 10:13 तक लगभग ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। शवों को पटरी से हटाने के बाद ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया गया। ट्रैक पर शव होने से मधुपुर आनंद विहार एक्सप्रेस, तुलसी ताड़ पर हिमगिरी एक्सप्रेस सिमुलतला स्टेशन पर 1.5 घंटे खड़ी रही। झाझा बैद्यनाथ धाम सवारी गाड़ी 2.5 घंटे और जनशताब्दी एक्सप्रेस 1.5 घंटे विलंब से चली। जसीडीह थाना प्रभारी जिशान अख्तर ने बताया कि प्रथम दृष्टि में यह लग रहा था कि दोनों युवकों को ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई। दोनों के साथ 2 अन्य युवक भी थे, ऐसी जानकारी मिली है। उनके बारे में पता किया जा रहा है। अगली खबर रांची में शुरू होने वाली बैटरी बसों को लेकर है। जी हाँ, बैटरी की तकनीकों से बैटरी से चलने वाली बसों का शुरुआत अब झारखंड में रांची में शुरू होने वाला है। झारखंड में बैटरी संचालित ऐसी बसों के परिचालन को लेकर धरातल पर तैयारियां पूरी भी कर ली गई है। राजधानी रांची से इसकी शुरुआत हो रही है, जो धीरे धीरे अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी। रांची के लिए 24 एसी बसों की खरीदारी को स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र सरकार के परामर्श के आधार पर इस व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी की गई है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको लेकर कुछ दिन पूर्व ही सरकार को निर्देश दिया था। मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि रांची में बसों का परिचालन पीपीपी मोड पर किया जाए और अभी तक की तैयारियों के अनुसार राजधानी रांची में बसों का संचालन पूर्व से निर्धारित 13 रूट और 110 पड़ावों के आधार पर किया जाएगा। ऐसी इलेक्ट्रिक बसों के लिए चौड़ी सड़कें चाहिए। अभी मेन रोड समेत प्रमुख सड़कों पर ही बसों का परिचालन किया जाएगा। ऐसी बसों के लंबाई भी सामान्य सीट के मुताबिक बसों से अधिक होती है। रांची नगर निगम में 220 सामान्य सीटों वाली बस की खरीदारी होगी। केंद्र सरकार ने तय किया कि 5 से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों में बस परिवहन द्वारा सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए पीपीपी मोड पर बसों का परिचालन किया जाएगा। बसों के संचालन के लिए तैयार योजना के अनुसार 10 वर्ष में 247 करोड़ रुपए का घाटा होगा। रांची शहर के आसपास के इलाकों में संचालन के लिए 244 बसों की आवश्यकता होगी और आकलन के अनुसार बसों के परिचालन पर कुल सकल लागत यानी कि टोटल लागत 42 करोड़ यानी कि 42.1 करोड़ नहीं बल्कि 42.1 रुपए प्रति किलोमीटर होगी। इन बसों की परिचालन से 44.8 रुपए प्रति किलोमीटर राजस्व का संग्रह होगा। इस प्रकार प्रति किलोमीटर घाटा 17.3 रुपए की है। 10 वर्षों में इन बसों के परिचालन से 247 करोड़ रुपए का घाटा राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा इस एसी बस चलाने के कारण। लेकिन सुविधा के मद्देनजर रखते हुए इस पहल को शुरू किया गया है। अब बताता हूँ इस एसी बस से खास बातें क्या है बैटरी बसों से।
आपको बता दूं ऐसी बसों की खरीदारी पर खर्च लगभग 103.30 करोड़ रुपए लगे हैं। प्रतिदिन बसों द्वारा तय की जाने वाली दूरी लगभग 174 किलोमीटर होगी। 0 से 200 किलोमीटर तक का भाड़ा 5 रुपये, 2 से 5 किलोमीटर तक का भाड़ा 10 रुपये और 5 से 10 किलोमीटर तक का भाड़ा 15 रुपये। वहीं 10 से किलोमीटर से अधिक का भाड़ा 20 रुपया ही लगेगा। प्रति 2 वर्ष में भाड़ा के 11% की बढ़ोतरी होगी और बसों का भाड़ा यूनिवर्सल फेयर कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से वसूला जाएगा। इसके लिए एजेंसी का चयन अलग से होगा। राज्य सरकार एजेंसी के साथ प्रति किलोमीटर की सेवा से आधार पर दर का निर्धारण करने के बाद करार देगी, यानी कि जो दर होगा वह सब जगह यूनिवर्सल होगा, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। अगली खबर झारखंड में मौसम के मिजाज को लेकर है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 9 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने 29 मार्च से 31 मार्च तक रांची जिले के दक्षिणी और निकटवर्ती भागों में गर्जन के साथ साथ वर्षा की संभावना जाहिर की है। वहीं बदलते मौसम के बावजूद अभी तापमान में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। जिन 9 जिलों में मौसम में बदलाव होंगे उनमें से है रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा। राज्य के कई जिलों में बुधवार को बारिश की संभावना जाहिर की गई है। जिसके अलावा 30 और 31 मार्च को बारिश की संभावना अधिक है, यानी कि रामनवमी के दिन बारिश की संभावना अधिक बनती है। 1 से 3 अप्रैल तक मौसम सामान्य रहेगा। सबसे अधिक बारिश 31 मार्च को होने की संभावना है, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विज्ञान अभिषेक आनंद ने बताया कि बारिश की संभावना को देखते हुए किसान सावधान रहें, 2 दिनों तक खेतों से दूर रहें क्योंकि वज्रपात होने की संभावना है और वज्रपात से जान माल का नुकसान हो सकता है। मौसम साफ होते ही सब्जियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, पशुओं को खुले में ना छोड़ें। खराब मौसम को देखते हुए सब्जियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर ली जाए। इधर जमशेदपुर शहर में लगातार बारिश हो रहे हैं और मंगलवार को झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण से कई फसलें बर्बाद हुई। इसे जगह जगह पर पानी का जमाव हो गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन मौसम खराब होगा और 31 मार्च तक अधिक बारिश होने की संभावना है। मालूम हो कि शहर में 31 मार्च को रामनवमी विसर्जन जुलूस निकाली जाएगी। ऐसे में अगर वर्षा हुई तो जुलूस में इसका असर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल को भी गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है। वहीं 2 अप्रैल से मौसम सामान्य होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ यूं ही अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और झारखंड की हर खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।